Hello and welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I am Vaibhav Kulsresht and today I will discuss about central bank digital currency. In the era of digital, everything is going to be digital. इस डिजिटल युग में सारी चीजें आज डिजिटल होती जा रही हैं। जहां कार्ड हमारे पहले एक पेपर पे बना हुआ होता था, आज वो भी स्मार्ट कार्ड बनता जा रहा है। तो ऐसे में करेंसी, हमारी मुद्रा क्यों पीछे रह जाए? तो चलिए आज इसी विषय पे बात करते हैं और देखेंगे कि ये डिजिटल करेंसी क्या कंसेप्ट है, क्या बला है और क्रिप्टो करेंसी से ये कितना भिन्न है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है जिसको सपोर्ट होता है किसी देश की वहां के सेंट्रल बैंक के द्वारा। अर्थात अगर भारत की आरबीआई इसको समर्थन देती है तो ये एक लीगल टेंडर बन जाती है। लीगल टेंडर अर्थात जब आरबीआई का समर्थन है, भारत सरकार का समर्थन है, तो इस करेंसी का उपयोग हम ट्रांजैक्शंस में कर सकते हैं। तो ये डिजिटल करेंसी कैसी करेंसी है? एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है जो एक लीगल टेंडर है which can be converted to traditional currency and appears on RBI's बैलेंस शीट। तो ये एक सार हो गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक संक्षिप्त परिचय जिसको कहते हैं। तो न्यूज ये आई थी कि आरबीआई फॉर वाइडनिंग स्कोप ऑफ बैंक नोट टू इंक्लूड डिजिटल करेंसी, और उसमें ये सीबीडीसी की बात आई है, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि सीबीडीसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी। अभी देखेंगे कि फिएट करेंसी क्या होता है। विच कैन बी ट्रांजैक्टेड यूजिंग वैलेट्स बैक्ड अप बाय ब्लॉकचेन एंड इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। क्रिप्टो करेंसी से भेद इतना ही है कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह ये सभी क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट संस्था के द्वारा जारी की जा रही है, जिसमें किसी देश की जो केंद्रीय बैंक है जैसे हमारे देश की आरबीआई, उसका कहीं समर्थन नहीं होता। ये लीगल टेंडर्स नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट लीगल टेंडर। बट इफ वी टॉक अबाउट सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो ये लीगल टेंडर है। बस इसमें इतना सा अंतर है, और भी अंतर है, इसको भी देखेंगे। तो क्या क्या चीजें निकल के आती हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं मोटे मोटे। A CBDC is the legal tender issued by a central bank in a digital form. It is the same as a fiat currency and is exchangeable one to one with the fiat currency। means जैसे हम अपने मनी का प्रयोग करते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए का नोट जैसे यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम इस डिजिटल करेंसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनेबल है and CBDC is a digital or virtual currency but it is not comparable to the printable virtual currency that came up globally over the last decade। means जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज आई हैं उस जैसा तो नहीं है, क्योंकि ये लीगल टेंडर है, वो लीगल टेंडर नहीं। तो अब देखिए फिएट मनी को एक बार समझते हैं। फिएट मनी means money that the government guarantees as legal tender। गवर्नमेंट की गारंटी है कि 2000 रुपए का ये नोट, ये कागज का टुकड़ा, ये 2000 रुपए आप के बराबर है। ये गारंटी कौन दे रहा है? भारत सरकार की तरफ से आरबीआई के गवर्नर, जिसमें ये लिखते हैं कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 2000 रुपीज साइन बाई गवर्नर ऑफ आरबीआई। और इस गवर्नर को अपॉइंट करती है कौन? भारत सरकार। अर्थात भारत सरकार के द्वारा गारंटी दी जाती है, इसीलिए ये 2000 रुपए के कागज का टुकड़ा हमारे लिए फिएट मनी बन जाता है, मनी करेंसी का काम करता है। तो ये है हमारा फिएट मनी। इसके बाद इसमें सेनोरेज का भी एक टर्म आता है कि जो हमारी सीबीडीसी है, इसको छापने में, इसको बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अब देखो सीनोरेज क्या होता है? ये एक तरीके से जैसे हम ये कॉइन्स बना रहे हैं, कॉइन्स बनाने का खर्चा और इस कॉइन की वैल्यू। सीनोरेज मतलब ये जो कॉइन बन रहे हैं, मान लीजिए इन कॉइन की जो वैल्यू है वो $1000 या 1000 रुपए है। इन कॉइन को बनाने में जो मेहनत लगी, मींस कॉस्ट लगी, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज कॉइन्स, वो 100 रुपए है। तो इस तरीके से जो मुद्रण लाभ हुआ, सेनो रेज हुआ, वो 100 1000 - 100 मींस
₹900 $900 का हो गया। और इसमें अगर ये वैल्यू कम हो जाए और कम हो जाए तो सरकार को और फायदा होगा। तो अगर डिजिटल करेंसी है, करना क्या है, कंप्यूटर पे बनेगी, उसको कहीं छापना छूपना तो है नहीं। इसका मतलब ये प्राइस और कम हो जाएगा, 0 भी जा सकता है, 1 भी चला जाएगा, चलिए 0 नहीं मानते हम, 10 चला जाएगा। तो यहां पर सीनोरीज मींस मुद्रण लाभ कितने का हो जाएगा, ₹990 का हो जाएगा। इसका मतलब फायदेमंद तो है। इसका मतलब यह भी है कि सरकार अब इस चीज की तरफ देखेगी और इसीलिए इसका मुद्दा भी उठ रहा है। तो हम अब तक हमने जितनी भी चीजें देखी उसमें क्या क्या मेन बातें निकल के आती हैं उसको एक बार देख लेते हैं। A central bank digital currency is the virtual form of a country's fiat currency। जो 2000 रुपए का नोट हमने देखा था उसका ये वर्चुअल फॉर्म जैसा ही मान लीजिए। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि a CBDC is issued and regulated by a nation's monetary authority और सेंट्रल बैंक। भारत में कौन है, इट इज RBI। मींस RBI इस CBDC को इश्यू करेगा तभी तो ये लीगल टेंडर होगा। CBDCs promote financial inclusion and simplify the implementation of monetary and fiscal policy। तो भारत की जो मौद्रिक नीति है, वित्तीय नीतियां हैं, उनको लागू करने में ये ज्यादा आसानी देगी क्योंकि यहां पर ये डिजिटली रूप से सबके पास पहुंच रही है। लीकेज की समस्या इतनी नहीं होने वाली। As a centralized form of currency, they may erode the privacy of citizens। ये एक कॉन्स में आ सकता है, नेगेटिव पॉइंट है। जैसे 2000 रुपए का नोट जब छपा किसी जगह, मान लीजिए कहीं हमारे इंदौर है देवास, वहां देवास MP में यहां पर नोट छपा और वो छप के कहां सर्कुलेट होते हुए आज आपकी पॉकेट में आ गया है, आपको नहीं पता। सरकार भी उसको पता नहीं कर सकती कि ये पर्टिकुलर नंबर का, ये पर्टिकुलर सीरीज का जो नोट है ये कहां से किस किस की पॉकेट से होते हुए आया। लेकिन डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं है। सरकार ट्रैक कर सकती है कि जब से ये मिंट हुआ है, इसको बनाया गया है, तब से लेकर आज तक ये किस किस की पॉकेट से होते हुए आया है। क्या ये सही, इसके माध्यम से सही कार्यवाही हुई है या गलत कार्यवाही हुई है, किडनैपिंग में लिया गया पैसा है या करप्शन में लिया हुआ पैसा है या किसी ने खून पसीने से मेहनत करके इसको कमाया है, वो सारी चीजों को वो चेक कर सकती है, ट्रैक किया जा सकता है। इसका मतलब प्राइवेसी जो सिटीजन्स की है वो एरोड हो रही है, इसीलिए ये नेगेटिव, ये कॉन्स में आता है। ऑल्दो दे आर नॉट फॉर्मली बीइंग यूज्ड, many countries are exploring the introduction and use of CBDCs in the economy। तो अभी ये शुरुआती रुझानों पर है कि CBDC को हम कैसे और ज्यादा यूज कर सकते हैं। अभी बस प्रयोग का दौर चल रहा है। आपको वैसे भी मालूम है कि वैज्ञानिक पहले प्रयोग करते हैं, प्रयोग जब सफल हो जाता है तब बाद में जाके उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अभी प्रयोगों का दौर है, एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा है ये इस CBDC का। अगर हम इसको कंपैरिजन करें डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी से, तो क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला अंतर, डिजिटल करेंसी इज फुल्ली सेंट्रलाइज्ड। ये फुल्ली सेंट्रलाइज्ड है, RBI के द्वारा ही इसका डेटा, क्योंकि RBI इसको पब्लिश करेगी इंडिया में, तो RBI के पास सारा डेटा है। वहीं क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको पता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे गूगल डॉक्स होते हैं वैसे कहीं से भी इसको एडिट किया जा सकता है, ये एडिटेबल है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड है। दूसरा, इट इज सराउंडेड बाय लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि सरकार का समर्थन है, बैक सपोर्ट है। इट इज नॉट सराउंडेड बाय लीगल फ्रेमवर्क, यहां पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। थर्ड, ट्रांजैक्शन डायरेक्टरीज इज केप्ट सीक्रेट, क्योंकि हम फॉलो कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में जान सकते हैं। यहां पर ट्रांजैक्शन डायरेक्टरीज इज विजुअल टू ऑल, कोई भी देख सकता है कि उसके पास जो बिटकॉइन है मेरी पॉकेट में, मेरे डिजिटल वॉलेट में, वो बिटकॉइन किस किस के पास से होते हुए आया है वो सबको पता है, वो सब देख सकते हैं। जबकि यहां पर ऐसा नहीं, इसको सीक्रेट रखा जा सकता है, सरकार ही देख सकती है। इसके बाद, इट इज नॉट इनक्रिप्टेड
आपको मालूम है कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसको इनक्रिप्टेड रखा जाता है ताकि उसको कोई छेड़छाड़ ना कर सके। जो कहीं पास हुआ है मेरी पॉकेट से आपकी पॉकेट में गया, आपकी पॉकेट से किसी और की पॉकेट में, तो सबके एड्रेस कोई अपना इरेज ना कर सके। तो इसीलिए ये यहां पर ये हाईली इंक्रिप्टेड रखी जाती है, उसके डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो ये डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस इतना है कि ये एक प्राइवेट कंपनी जारी करती है, ये किसी सरकार के समर्थन से जारी होती है, इसीलिए ये लीगल टेंडर है, ये लीगल टेंडर नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे सीबीडीसी के टाइप। तो सीबीडीसी दो प्रकार की होती है, पहली है होलसेल, दूसरा है रिटेल। तो होलसेल और रिटेल के बारे में है, तो देखते हैं होलसेल और रिटेल क्या है। होलसेल मींस दीज आर मोर फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, मींस जैसे आरबीआई, और आरबीआई के साथ साथ यहां कहीं एसबीआई, इनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो इनके लिए होलसेल सीबीडीसी। वहीं दूसरी तरफ है यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स टू मेक परचेजेस एट स्टोर्स और इवन टू वन अनदर, मींस कस्टमर, कंज्यूमर, हम जैसे आप जैसे लोग, हमारे पास रिटेल सीबीडीसी। तो होलसेल सीबीडीसी सम अमाउंट उसका यूज हो रहा है, लेकिन रिटेल सीबीडीसी अभी तक नहीं आई हुई है। ठीक है, तो ये मेनली दो टाइप हैं सीबीडीसी के। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि सीबीडीसी क्या वास्तव में हमारे इस दुनिया में कहीं यूज हो रही है, तो इसका दौर, प्रयोगों का दौर स्टार्ट हो चुका है। 2014 में सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड इस चीज को स्टार्ट करती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड विच इज अमंग द पायोनियर टू इनिशिएट द सीबीडीसी प्रपोजल। उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा, सेंट्रल बैंक ऑफ उरुग्वे, थाईलैंड, वेनेजुएला, सिंगापुर, इन्होंने भी स्टार्ट किया। स्वीडन की एक बैंक है रिक्स बैंक, उन्होंने भी इस चीज को एक्सप्लोर करना आरंभ किया कि भाई हम इसमें और क्या क्या नए नए इनिशिएटिव कर सकते हैं, नई नई खोजें कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ये करेंसी भी जो आज हमारे पॉकेट में है, फिजिकल है, पेपर रूप में है, कॉइन्स रूप में है, इसको हम डिजिटल कन्वर्ट कर लें। क्योंकि डिजिटल का जमाना है, इसीलिए हम क्रिप्टो करेंसीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखते हैं कि अभी इस अभी जो शीतकालीन विंटर सेशन अभी हमारा आरंभ हुआ है 29 नवंबर से, देखते हैं उसमें क्या बिल आता है और उसके ऊपर क्या क्या नए प्रस्ताव रखे जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले एडवांटेज या प्रोज, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है। सिंप्लीफाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड गवर्नमेंट फंक्शंस। सरकार और आरबीआई की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकती है, बहुत ही आसानी से उसको हम लागू कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मोड में है और डिजिटल मोड में रहेगा तो हम आसानी से उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन अच्छा है। एलिमिनेट्स थर्ड पार्टी रिस्क, कैलिब्रेट्स प्राइवेसी फीचर्स, अलाउज द इंक्लूजन ऑफ द अनबैंक्ड, जो अनबैंक्ड है, जिसके पास बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि अब तो बैंक का भी नया कंसेप्ट आ चुका है, नियो बैंक का कंसेप्ट। क्या नाम है इस बैंक का? नियो बैंक, NEO बैंक, नियो बैंक। नियो बैंक का कंसेप्ट है कि इसका कोई पीछे बैक एंड ऑफिस नहीं होगा, ये सब चीजें आपके मोबाइल पे हो जाएंगी, डिजिटली आप अकाउंट खोलिए, सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा, कहीं किसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में डिजिटल करेंसी अगर आ जाती है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेहतर हो सकता है। प्रिवेंट्स इलिसिट एक्टिविटीज, उसको रोक देगा, क्योंकि वहां पर सरकार के पास सारा डेटा बैकअप स्टोर हो रहा है, कहां कहां तुम जा रहा है, कौन सा कॉइन, कौन सा डिजिटल करेंसी कहां कहां से होते हुए जा रहा है, तो इलिसिट एक्टिविटी वो रुक जाएगी इसके माध्यम से। ये प्रोज। कॉन्स की अगर हम बात करें तो डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन। पहले भी जो हमारी मुद्राएं हैं, जो नोट है, सेंट्रलाइज्ड है, आरबीआई इसको छापता है, अभी भी आरबीआई छापेगा तो सेंट्रलाइजेशन तो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व तो हुई नहीं, मींस सब कुछ यहीं पर है, लोड यहां और बढ़ जाएगा। यूजर्स मे हैव टू गिव अप सम डिग्री ऑफ प्राइवेसी। मैंने बताया कि सरकार के पास सारा डेटा सेव होगा तो सरकार सारी प्राइवेसी किसी की भी भंग हो सकती है।
लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज आर ब्लैक होल। जो लीगल इश्यूज हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपके रेगुलेटरी इश्यूज हैं, कहीं पे फंस जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि बताया अभी ये एक्सपेरिमेंटल फेज में। इसके साथ साथ कुड सब्स्टिट्यूट अ वीकर कंट्रीज करेंसी। क्या होगा कि मान लीजिए कोई करेंसी, जैसे मान लो बैंक है, बैंक में हमने अपना अकाउंट रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट, तो उसपे हमें लगभग 2.3 या 2.4 अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मीन्स 100 रुपए डाले, अगले साल हमारे बैंक 2 रुपए दे देगी अगर 2% इंटरेस्ट है। ये तो पॉजिटिव इंटरेस्ट है। अगर निगेटिव हुआ तो मीन्स एक सर्टेन लिमिट से अगर आपका अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में कम हो जाता है तो वहां पर एक फाइन लगना चालू हो जाएगा। और इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसा हुआ है, करेंसी से लोगों का भरोसा उठ जाता है, और जब करेंसी से भरोसा उठ जाता है तो क्या होता है कि लोग सोने के पीछे भागते हैं। लोगों को सबसे अच्छा साधन क्या लगता है इन्वेस्टमेंट का, कि सोना खरीद लो, गोल्ड परचेज करो, और गोल्ड परचेज होगा क्योंकि उसके दाम तो लगातार बढ़ने ही है, तो उससे दूसरी समस्याएं सामने आ जाएंगी। तो ये कंट्री की जो करेंसी है उस पे उसको प्रभावित भी कर सकते हैं बुरी तरीके से। इसीलिए अभी मैंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंटल फेज है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए धीरे धीरे होता है क्या। तो इस तरीके से ये प्रोज एंड कॉन्स हो गए। और इसके बाद अब तो इस प्रकार से आज हमने बात करी सीबीडीसी के बारे में। आशा करता हूं कि आज का यह विषय आपको समझ में आया होगा। प्रिंस कॉलेज की ये पहल कि आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के दौरान ही आपको यूपीएससी और आरएएस के लिए तैयारी करने का मौका मिलता है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रिंस यूट्यूब सिविल सर्विसेज एंड थैंक यू।